नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुरादाबाद से। खबर है जहां 1 लाख का इनामी जफर गिरफ्तार हुआ है। पगवाड़ा थाना क्षेत्र के पुलिस के जफर से मुठभेड़ हुई। पुलिस कर्मियों पर हमले में वांछित था इनामी जफर। मुठभेड़ में जफर पैर में गोली लगने से हुआ है घायल। तो जफर का दबोचने उत्तराखंड भी पहुंची थी यूपी पुलिस। काशीपुर में जफर ने पुलिस वालों पर की थी फायरिंग। तो मुठभेड़ में जफर के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है। तो आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, जफर को दबोचने उत्तराखंड भी पहुंची थी यूपी पुलिस और अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। काशीपुर में जफर ने पुलिस वालों पर फायरिंग की थी। तो 1 लाख का इनामी जफर गिरफ्तार हुआ है। पखवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस की जफर से मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस कर्मियों पर हमले में वांछित था इनामी जफर। 1 लाख का इनाम घोषित था। तो वांछित आरोपी की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। तो 1 लाख का इनामी जफर गिरफ्तार हुआ है। तो पुलिस वालों पर फायरिंग करने का आरोप था, यह वांछित चल रहा था। पखवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस की जफर से मुठभेड़ हुई। तो पुलिस कर्मियों पर हमले में वांछित था आरोपी जफर। मुठभेड़ में जफर के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। जफर को दबोचने उत्तराखंड में पहुंची थी यूपी पुलिस। बढ़ेंगे आगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं वो भी आपको बता देते हैं। 11 बजे वृहद रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थापित उपकरणों का लोकार्पण करेंगे। विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। तो वहीं 3:15 बजे देहरादून पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 5:30 बजे सिलाकुई स्कूल का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, आज क्या कुछ विशेष कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी के रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री इसमें खटीमा में है। रात्रि विश्राम करके वो अभी खटीमा आवास पे होंगे तरला नगलाई में। सुबह 11 बजे के करीब वो अपनी विधानसभा चंपावत की ओर रवाना होंगे। ये टनकपुर खटीमा से करीब आधे घंटे की दूरी पर स्थित है, जहां एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज में मुख्यमंत्री चंपावत में जो उनकी विधानसभा भी है, तो वहां विभिन्न विकास कार्यों योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 12:30 बजे से करीब 1:45 बजे तक मुख्यमंत्री हीरक परियोजना टनकपुर में, इस योजना के लिए बीआरओ की ये योजना है, यहाँ आरक्षित रहेंगे। 3:15 बजे मुख्यमंत्री देहरादून लौट रहे हैं और शाम 5:30 बजे सेलाकुई स्थित एक इंटरनेशनल स्कूल, जिसे सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल कहते हैं, वहां जाएंगे। उनके वार्षिकोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री 8 बजे के करीब वापस आ रहे हैं और 8 से 10 वो शासकीय कार्य करेंगे अपने कैंप कार्यालय पर, यानी मुख्यमंत्री 8 बजे के करीब वापस आवास लौट आएंगे। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो आज कई प्रमुख कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में 10 अहम विकास परियोजनाओं को चिन्हित करते हुए प्रस्ताव भेजने को कहा है। सरकार इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारेगी। तो सीएम ने इसके लिए राजनीतिक का पहल करते हुए सभी विधायकों को अनुरोध पत्र भी लिखा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी, कांग्रेस विधायकों को होमवर्क दिया और मुख्यमंत्री ने विधायकों में से मांगे हैं 10-10 कामों के प्रस्ताव। किस तरह के कौन से काम किए जाए, इसके प्रस्ताव मांगे गए हैं। तो सीएम ने पत्र लिखकर मांगा अहम विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव।
पूरे उत्तराखंड को हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि सभी जगह का, सभी विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए सभी जगह से इस प्रकार की योजनाएं प्राप्त हों, उनको प्राथमिकता के आधार पर हम करेंगे। और जो प्लानिंग के आधार पर जो योजनाएं पहले हो सकती हैं उनको पहले करेंगे, और जिनके दीर्घकालिक जो काम हैं उनको दीर्घकालिक योजना में सम्मिलित करेंगे। पूरे उत्तराखंड को हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। उत्तराखंड के बहुप्रचर्चित सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे के निर्माण का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में केदारनाथ रोपवे परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही बोर्ड ने रुद्रप्रयाग में रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी के लिए 3.50 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग निर्माण को भी सहमति प्रदान की है। हेमकुंड साहिब रोपवे को राष्ट्रीय वन्य जीव क्षेत्र ने ना बताते हुए बोर्ड ने एक तरह से इसके निर्माण का रास्ता भी साफ कर दिया है। प्रदेश सरकार केदारनाथ यात्रा को सुलभ और सरल बनाने के लिए उत्तराखंड के सबसे लंबे रोपवे सोनप्रयाग केदारनाथ के निर्माण की डीपीआर बना चुकी है। तो तकरीबन 11.50 किलोमीटर लंबे इस रोपवे परियोजना की लागत 950 करोड़ रुपए आंकी गई है। रोपवे से सोनप्रयाग से केदारनाथ का सफर 25 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। अभी इसके लिए लगभग 16 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि जल्दी ही आने वाले समय में केदारनाथ और हेमकुंड साहब दोनों जगह पर लोग केबल कार से रोपवे से जा पाएंगे। और उन्होंने तब घोषणा की थी और साथ ही ये कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उस दिशा में ये बहुत ही हमारा सार्थक पहल होगी कि जब हेमकुंड साहब रोपवे से लोग जाएंगे और केबल कार से केदारनाथ की यात्रा करेंगे। और निश्चित रूप से इन सभी योजनाओं के पूरा हो जाने पर, जब ये योजनाएं धरातल पर आ जाएंगी, तो आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुविधा होगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है, उन्होंने उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं उनकी यात्रा सुगम और सरल तरीके से हो सके, इसके लिए पूरे प्रयास किए हैं। इसके लिए पूर्व में जो 4 धाम सड़क परियोजना है उसको प्रारंभ किया, और वो उसका परिणाम आज आप देख भी रहे हैं कि जो हमारे प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो 4 धाम सड़क परियोजना के कारण जो यातायात व्यवस्था जो सुगम हुई है, उसके कारण ही इतनी बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं कि भाजपा के प्रमुख रणनीतिकारों में से शामिल राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय शुक्रवार से उत्तराखंड दौरे पर हैं। अपने 4 दिवसीय दौरे में वह संगठन की नब्ज टटोलने और 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से संगठन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। उनकी मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, पार्टी सांसदों और विधायकों, त्रिस्तरीय पंचायतों और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग बैठकें होंगी। कार्यक्रम के अनुसार विजयवर्गीय शुक्रवार को हल्द्वानी पहुंचेंगे। 15 अक्टूबर को वह बूथ व मंडल स्तर में पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। उनका रात्रि प्रवास हरिद्वार में होगा, वहां उनका प्रमुख संतों से मिलने का कार्यक्रम भी है। अगले दिन 16 अक्टूबर को देहरादून आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक विशिष्ट कार्य पद्धति है और हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो समय समय पे प्रवास करते रहते हैं और उसी प्रवास के कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी उत्तराखंड पहुंचे हैं। आज हल्द्वानी में हैं वो, और उसके बाद पूरे क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए, कार्यकर्ताओं से विभिन्न बैठकें करते हुए परसों वो देहरादून में भी रहेंगे और अनेकों बैठकों में वो संगठन
के कार्यों की समीक्षा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक विशिष्ट कार्य पद्धति है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता केदार सिंह फोनिया के निधन पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री धामी ने केदार सिंह फोनिया के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि फोनिया जी का राजनीतिक और प्रशासनिक बड़ा अनुभव था। फोनिया जी का जाना राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। केदार सिंह फोनिया जी का जाना बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अपूर्णीय क्षति है। उनका एक लंबा अनुभव रहा है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र के वो जानकार थे और उत्तराखंड के हर बिंदु के मर्मज्ञ थे, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो या प्रशासन का क्षेत्र हो। आज उनका हमारे बीच से जाना उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। केदार सिंह तो वहीं राजधानी देहरादून में वैली ऑफ वर्डर्स लिटरेचर फेस्टिवल 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। 12 और 13 नवंबर 2 दिन तक यह फेस्टिवल चलेगा। विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार और पूर्व आईएएस संजीव चोपड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुए आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वैली ऑफ वर्डर्स में देश विदेश के साहित्य के जानकार शिरकत करते हुए पहुंच रहे हैं, जबकि इस आयोजन में राज्य सरकार के सूचना विभाग ने भी हिस्सेदारी करते हुए लिटरेचर के माध्यम से देश दुनिया तक उत्तराखंड व उत्तराखंड की संस्कृति को पहुंचाने का प्रयास किया है और इसी आयोजन का शुभारंभ राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे, जबकि केरल के राज्यपाल भी इस योजना में पहुंच रहे हैं। पूर्व संजीव चोपड़ा ने कहा कि कभी दून से ही इस वैली ऑफ वर्डर्स लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हुई है और आज उसका अब 6वां संस्करण होने वाला है। इस लिटरेचर फेस्टिवल को देश में नंबर 1 बनाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। देहरादून काफ़ी लंबे समय से आर्ट्स, कल्चर और बुक लवर्स की नगरी रहा है और पिछले 6 साल से देहरादून शहर में यहाँ लिटरेचर में रुचि रखने वाले लोगों ने अपने निजी प्रयासों से एक वैली ऑफ वर्ड्स करके फेस्टिवल की शुरुआत की थी और इस साल उसका जो 6वां एडिशन है वो 12 और 13 नवंबर को मनाया जा रहा है देहरादून में। और इसमें देश भर से कई फेमस ऑथर्स यहाँ आएंगे और अलग अलग सेशंस में अपनी नई किताबों के बारे में और अपने विचार रखेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब इस वर्ष के एडिशन के बारे में हमारे पास जानकारी आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इसको ओके किया और ये निर्देश दिए कि हमारे प्रदेश का सूचना विभाग और हमारे प्रदेश का संस्कृति विभाग भी इसके आयोजन में एक सक्रिय भूमिका निभाए। और उसी के क्रम में इसका आज ये आप लोगों के समक्ष जो 2 दिवस का कार्यक्रम है इसको जारी किया गया है। हमेशा से ही लिटरेरी सेंसिबिलिटी के लोगों का शहर रहा है। इस प्रकार से देश में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है अब वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का फेस्टिवल बन गया है। तो हम लोग भी जो देहरादून में लिटरेचर प्रेमी हैं उनके उस प्रयासों से, उनके सहयोग से, उनके प्रेम से और आप लोगों के प्रयासों से देहरादून को भी हम एक उस लेवल का लिटरेरी और कल्चरल सेंटर बनाने का प्रयास करें। हमारा 6ठे साल जो फर्स्ट डे कवर है वो भी माननीय गवर्नर साहब और सीपीएम जी उत्तराखंड वो उसको लॉन्च करेंगे। और इसके साथ जो कुछ एक नई चीज़ें जो ऐड की हैं इस साल, एक तो इति नृत्य है। इति नृत्य में मतलब जो हमने 18 से 25 वर्ष के पूरे देश में इसको सर्कुलेट किया था, तो 4 प्रस्तुतियाँ 18 से 25 साल के बच्चों की वो भी हम इसके अंदर रख रहे हैं। इसके अंदर 3 लड़कियां और 1 लड़का भी है, क्योंकि आमतौर पे लड़कों का क्लासिकल डांस में इंटरेस्ट कम रहता है। तो पहली बार एक भरतनाट्यम परफॉर्मेंस एक लड़के की तरफ से, यंग लड़के की तरफ से भी हमने यहाँ पे रखी है। उसके बाद 16 तारीख को यहाँ पे IRDT ऑडिटोरियम में एक नया अनुष्ठान इति नृत्य, जिसमें इति नाट्य, जिसमें 13 से 18 साल के बच्चे अपना नाट्य आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस रहेगी और जो इनमें सबसे अव्वल रहेगा उसको फिर हम मेन स्टेज पे मौका देंगे। जो हमारे PFC वाव अवॉर्डीज़ हैं, जो 8 विधाओं में जिनको पुरस्कृत किया जा रहा है, उनको वो
फाइनल डे पे वो देंगे। देहरादून वहीं उधम सिंह नगर के कुंडा में उत्तर प्रदेश पुलिस के स्थानीय पुलिस को बिना बताए दबिश पर कई सवाल उठा रहे हैं। इस मामले को लेकर उत्तराखंड एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने आगे आकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी के अनुसार राज्य पुलिस भारत में किसी भी जगह आरोपी की तलाश में बिना किसी वारंट के दबिश दे सकती है। हालांकि स्थानीय और पीड़ित परिवार के आक्रोश को देखते हुए इस मामले में उत्तर प्रदेश के कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कुंडा थाने में हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर जांच चल रही है। लेकिन इस कार्रवाई पर तमाम सवाल दोनों के राज्यों के पुलिस अधिकारियों को लेकर उठ रहे हैं। इसमें से एक सवाल ये भी उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना दबिश के लिए कैसे पहुंच गई, तो वहीं यूपी पुलिस की कार्रवाई में फायरिंग की नौबत क्यों आई। तो वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कानून के दायरे में न्याय संगत तरीके से ही काम होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये निर्देश अफसरों को दे दिए गए हैं। में चूंकि दोनों राज्यों का मामला है, हमने कहा है कि विधि सम्मत जो भी कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा। उसमें हमारी तरफ से पूरी तरह से यही कहा गया है कि निष्पक्ष उत्तराखंड सरकार निष्पक्ष तरीके से उसको कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और जो विधि सम्मत है, कानून सम्मत है, वो सब उसमें होगा। में चूंकि दोनों राज्यों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष गणेश सिंह मोतीलाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। न्यूज वन इंडिया से विशेष संवाददाता सुदीप जैन से खास बातचीत की। मोतीलाल ने प्राथमिकता बताते हुए साफ कहा है कि यूकेएसएससी के प्रति युवाओं पर विश्वास खत्म हो गया है। ऐसे में मेरी प्राथमिकता होगी कि युवाओं में फिर से विश्वास जगाया जाए ताकि उन्हें लगे कि इस आयोग से उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी प्राप्त होगी, वो भी पारदर्शिता के साथ। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी को नए चेयरमैन मिल गए हैं। गणेश शंकर मारतोलिया रिटायर्ड आईपीएस हैं, आईजी स्तर का उन्होंने ड्यूटी की है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कई महत्वपूर्ण स्थानों पर महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक ये बड़ी जिम्मेदारी है यूकेएसएससी को। आज जो कोई देखता है या यूकेएसएससी की बात करता है तो इसको करप्शन की दूसरी संस्था के रूप में देखता है, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ परिस्थितियां पैदा हुई जिससे मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि SSC के ऊपर एक इस तरह के दाग लगे और जिससे लोगों का विश्वास ऑलमोस्ट करीब करीब ख़त्म सा ही हो गया। उसके कारण भी हैं जो लगातार न्यूज़पेपरों में, अखबार के मीडिया से मिल रहा है। अब हमारी कोशिश है कि उनको दोबारा रिस्टोर करें, उस विश्वास की जो स्थितियां थीं उसको ख़त्म करें और SSC फिर अपने पूरे ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता से अपना काम करें और हमारे जो यूथ हैं, जो हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है, इनको दोबारा भरोसा हम पर हो, ये हमारी कोशिश होगी। चुनौती बड़ी है लेकिन प्रयास करेंगे, प्रयास करने में कोई चीज़ असंभव नहीं है। सर, आपकी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को चली गई। लोक सेवा आयोग पे अपनी परीक्षाओं का बर्डन बहुत ज़्यादा है। इस बीच आपके पास जो कल ही चूंकि आपने चार्ज भी संभाला है, तो क्या जो ये समय है, शुरुआती प्राथमिकता आपकी क्या है? एक्सपर्ट से बातचीत करना, युवाओं से बातचीत करना, कैसे ये ट्रैक पर आए, कैसे लीकेज खत्म हो और कैसे फुल प्रूफ सिस्टम बने, ये कैसे सुनिश्चित करना, ये इसको सुनिश्चित करना कितना आसान आपको या कठिन लगता है? देखिए, जो यूपी, जो हमारा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिनको एग्ज़ाम दिया, बिल्कुल सही है वो। इस बीच UKSSC किसी एग्ज़ाम करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो गए उसके परिणाम नहीं निकाल पा रहे हैं अभी। उस पर भी हमें कम से कम उसको ठीक से स्टडी करना है कि क्या उसके बारे में निर्णय लिया जाए और भविष्य में ये स्थितियाँ न हों, इसीलिए मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा हम लोगों को। हम चाहे IIT वालों से बात करें, उनके एक्सपर्ट से बात करें, नीट के बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, JEE के एग्ज़ाम का एक एग्ज़ाम होते हैं जिनमें काफ़ी संख्या में, लाखों संख्या में लोग बैठते हैं, उनका भी कोई सिस्टम होगा। तो हम एक कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट के माध्यम से एक मैकेनिज़्म ऐसा बने जिससे ये लीकेज ना हो, पेपर आउट ना हो, इस तरह की बदमाशी ना हो, लोग नकल करके लोगों को अपने पास करा दें, ये ना हो। इसके लिए हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी इस पर मैं काम करूँगा और हमारी कोशिश होगी जो अभी जो एग्ज़ाम पब्लिक सर्विस कमीशन करा रहे हैं उसके बाद जो भी एग्ज़ाम हो वो दोबारा UKSSC करे, ये हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। और इसी तरह से वो तभी होगा जब हमारी पारदर्शिता से काम हो, हम पर विश्वास हो लोगों को, तब होगा। और उसको कायम करने के लिए हमें हर चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल मानते हैं हम चुनौती है और उसके लिए हम लोग मैकेनिज़्म ज़रूर बनाएंगे और कोशिश करेंगे किसी भी तरह से जिन्होंने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से उस युवा को परिणाम उसका मिले,
कोई शॉर्टकट किसी तरीके से ना आए, उसकी हमारी कोशिश होगी। सर, कई युवा ये भी मांग कर रहे हैं, कुछ युवा बाहर भी ये भी मौजूद हैं कि कई परीक्षाएं यूकेएसएससी की ऐसी भी हुई जो निर्विवाद हैं, पर उनका परिणाम नहीं जारी हो पा रहा है और उनका जो समय है वो व्यतीत हो रहा है, ओवर एज भी हो रहे हैं और घर पर उनके यहाँ आर्थिक संसाधन कम है, वही कमाने वाले हैं। तो ऐसी परीक्षाओं को लेकर भी क्या आपको निर्णय लेने जा रहे हैं? नहीं, वो जो मैंने अभी कहा इसी बीच में ना कि कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनके एग्ज़ाम हो गए, उनका परिणाम निकल नहीं पा रहा है अभी, उसके बारे में भी हम लोग बहुत जल्दी तय करेंगे। इसमें बात करेंगे लोगों से, हम लोग कुछ कानूनी एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं, और क्योंकि एजेंसी वही थी जिन्होंने जिन एजेंसीज़ के द्वारा ये हमारे कई भर्तियों की इंक्वायरी हो रही है, तो उसके बारे में देखिए निर्णय लेने से पहले हमें सब पहलुओं को देखना होगा। कल फिर ना हो कि साहब भर्ती का रिजल्ट निकले, फिर उसमें कोई कोर्ट चला जाए या फिर कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हों, 4 मुकदमे और कायम हों। उससे बेहतर होगा कि हम उसको बिल्कुल कानूनी तौर पर ठीक तरीके से उसको स्टडी करके उसको रिजल्ट निकालने, परिणाम निकालने पर विचार करें। तो आप थे यूकेएसएससी के नए चेयरमैन जीएस मर्तोलिया, जिन्होंने कहा जो ऐसी परीक्षाएं जो संपन्न तो हो चुकी हैं लेकिन परिणाम नहीं आया, इन मामले में विधिक राय ली जाएगी और यूकेएसएससी का सिस्टम फूल प्रूफ बने, यहां अब कोई शिकायत गड़बड़ ना हो। वहीं नैनीताल सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट नैनीताल दौरे पर हैं। भट्ट ने नैनीताल दौरे में महिला उपवन का उद्घाटन किया और आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण भी किया। सांसद अजय भट्ट ने खालू खेत में 12 परिवारों को बने खतरे वाले स्थान पर हो रहे भूकटाव का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को भरोसा दिया कि जल्द इस पर आपदा से काम हो रहा है। अजय भट्ट ने कहा कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, जो सर्वे भी किए जाने हैं उसको जल्द कर लिया जाएगा। अभी आप देखिएगा कि इस समय ये मकानों को खतरा हो गया, तो जो मकान हैं उनको शिफ्ट करने की बात भी आ रही है। उनको फिलहाल टेम्परेरी तरीके से अलग रखने की व्यवस्था भी कर दी गई है और इसके लिए पूरे भूगर्भ शास्त्री से लेकर पीडब्ल्यूडी और कंसर्निंग विभाग जो भी थे, उन सब लोगों को बुलाकर कल से ही इसमें कार्रवाई प्रारंभ कर दी। जो भूगर्भ शास्त्री हैं वो देख रहे हैं और ज़रूरत पड़ती है तो वो जहाँ भी रेकमेंड करेंगे उसको हम कराने को तैयार हैं और धनराशि की कोई भी कमी नहीं है। और तो और जो शेल्टर होते हैं, बड़े बड़े शेल्टर, उसके लिए भी हमारे पास धनराशि उपलब्ध है। सरकार जिस समय चाहेगी, जहाँ उचित होगा वहाँ बना देगी। अभी आप देखिएगा। वहीं नई टिहरी में शुक्रवार को सांसद टिहरी गढ़वाल माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में जिला सभागार टिहरी गढ़वाल में जिला विकास समन्वयक एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विगत बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में किए गए कार्यों की आख्या रिपोर्ट, पीएमजीएसवाई, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना, एनएचएम, पीएम किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि पर चर्चा की गई। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड को करीब 1 महीने का समय होने जा रहा है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि इस हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और इस हत्याकांड से जुड़े मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने 22 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जिसके खिलाफ अगले 10 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। इस केस से जुड़े जिन सैंपल की जांच के लिए चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब भेजा गया था, उनमें से 4 की रिपोर्ट कोर्ट में जमा की जा चुकी है, जिन्हें कोर्ट की परमिशन मिलने के बाद पुलिस को सौंपा जाएगा। इसके अलावा अंकिता की विसरा रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही है, जो जल्द ही कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। अब तक इस केस में 30 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इन्हीं बयानों के आधार पर जांच अधिकारी इसमें करीब 500 पन्ने की चार्जशीट अगले 10 दिन के भीतर कोर्ट में दाखिल करेगी। सीएफएसएल हरियाणा चंडीगढ़ से कुछ रिपोर्ट आई है, वो कोर्ट के सामने खुला जाए, कोर्ट के सामने जाएगी, फिर आएगा। एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है तो उसे देखेंगे तब पता होगा, हमारे कोर्ट के परमिशन से खुलता है। अभी तक की सर वो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी उसको कहाँ किस तक पहुँची है उसका कुछ? जो मैं जैसे पहले भी बताया था, जो हमारा मोटिव है वो एस्टेब्लिश हो रहा है और मोडस जैसा घटना हुआ है वो भी हमने कर दिए हैं, तो चार्जशीट की तरफ जाएगी। सर एफएसएल की रिपोर्ट का क्या स्टेटस है?
एफएसएल रिपोर्ट एक दो अभी कोर्ट में आई है और हमारी जो फाइनल स्टेजेस पे है, अभी जो भी अपने पास सामने आए वो सारा का पूरा एनालाइज करके फाइनल स्टेजेस में है। मे बी विद इन वीक और 10 डेज हम चार्जशीट की तरफ अग्रसर होंगे। चलिए, हमारे खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।